वंदन करता हूँ। हमारे नियमित मार्गदर्शन देने वाले, प्रेरणा देने वाले माननीय संस्थापक जी और सभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद साहब, इंजीनियर गुलिया साहब, कागले साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव महोदय, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी और सभी संभाग जिले के पदाधिकारी और सभी अन्य महानुभाव, आप सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि विषय से मालूम है कि अभी विगत दिनों हमारा 12 से 14 अक्टूबर तक आगरा में अधिवेशन हुआ था और मैं उसकी सबसे अधिक प्रशंसा ये करना चाहूंगा कि चाहे आने जाने की बात हो, चाहे आवास की हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे बैठक व्यवस्था में सहयोग हो, सभी ने बहुत ही आरबीएम की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका परिचय देते हुए बहुत ही अनुशासन का और व्यवस्था में सभी का सहयोग दिया। एक भी ऐसा बात नहीं आई कि किसी की सुई भी इधर से उधर किसी ने करी हो। तो ये एक बहुत अच्छे हमारे तथा बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और आरबीएम की जो कल्चर है उसके अनुसार हमने उसका परिचय दिया। निश्चित तौर पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हमारे टारगेट क्या रहेंगे, हमारे मार्ग क्या रहेगा उस पर चलने का, उन टारगेटों पे, और कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच अपना के उसको अपनाएंगे। विगत वर्षों का भी हमने अवलोकन किया, हमने लगभग 40 बड़े बड़े कार्यक्रम करे, तो वो भी हमारे लिए एक वो बने कि कैसे हम इससे बेहतर स्थिति में ला सकें। और तो यही मैं कहना चाहूँगा। और चूंकि हमारे माननीय संस्थापक जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं उससे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट हम सबको पहले स्टार्टिंग में मार्गदर्शन दें, ताकि इसके बाद अन्य हमारे जो सहयोगी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी बात यहाँ रख सकेंगे। तो मैं पुनः सभी को नमोबुद्धाय जय भीम और आगे की कार्रवाई हेतु निवेदन करता हूँ कि आगे कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और जैसा आपका आदेश है तो मैं पुनः सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सीनियर से हमारे लास्ट तक के सभी को मैं जो उपस्थित हैं, मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो साथी नए जुड़े हैं, मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा कि अपना वो नाम और अपने जिले का नाम, प्रदेश का नाम वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, जिससे हम सभी साथियों को आपके नंबर प्राप्त हो जाए। और आगे की जो भी हमारी जूम पर वेबिनार होंगी, जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अ, आगामी कार्यक्रम होंगे, आप तक वह संदेश पहुंचता रहेगा। तो मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय जी माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब से अनुरोध करता हूं कि जो आज की समीक्षा बैठक में आप सम्मिलित होकर अपने विचार और निर्देश हम सभी के समक्ष रखेंगे। माननीय संस्थापक महोदय जी। गौतम साहब, आवाज आ रही है? जी 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 जी। महोदय सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज हमारे ऑनलाइन जूम की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएस बौद्ध साहब और हमारे समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, और उनका शॉर्टकट मैंने एक नाम रखा है प्रेसिडेंट टीम। प्रेसिडेंट टीम है ना, सभी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी साथी और सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय। साथियों, हम लोग 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रीय कार्यालय पर हुआ, तो उसमें हमारे साथियों ने क्या महसूस किया है वो अपनी बातें उसमें रखेंगे। दूसरा,
हम लोगों का जैसे संकल्प है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, 365 दिन हमको वर्क करना है, काम करना है। उसकी ओर हम लोग किस योजना, किस प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, ये सब पर चर्चा करने के लिए। वैसे आज की मीटिंग रखने का नहीं था मन, ऐसा लग रहा था कि साथी पहुंचेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घरों पे, तो टाइम हो जाएगी। लेकिन परसों जब हमने बात की साथियों से, तो रिपोर्ट थी कि सभी साथी सकुशल अपने अपने घरों तक पहुंच गए हैं। तो फिर ऐसा सोचा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद कि हमें मीटिंग रखनी चाहिए, तो सातवीं मीटिंग आज की रख ली है। कुछ आगामी कार्यक्रम जिन पर हमको चर्चा करनी है, अध्यक्ष जी की अनुमति से आप सब लोग चर्चा करेंगे। एक तो यह है कि अगला 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन अभी तक भुवनेश्वर, कलिंग कलिंग हम उसे कह सकते हैं, जहां पर कलिंग के युद्ध के बाद जिनको चंडाल की उपाधि दे दी गई थी, चंडाल नाम रख दिया गया था अशोक। तो कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म की ओर मुड़े और दुनिया में जन कल्याणकारी शासन उन्होंने स्थापित किया। अर्थात चंडाल से वो धम्म प्रिय चक्रवर्ती सम्राट बने। तो एक ये बड़ा परिवर्तन हुआ। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अगला 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन उसी जगह पर जहां युद्ध हुआ था, और वही स्थान जहाँ एक शांति स्तूप बना है, बुद्ध विहार बना है, जहां व्यतीत होकर, बहुत दुखी होकर, जीवन में सबसे ज्यादा दुख की पीड़ा महसूस की अशोक सम्राट ने, तो उसी जगह ये कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। बाकी चर्चा आप सब लोगों को करनी है, आप सब लोग कर लेंगे। और अगले सप्ताह से सभी साथी 10-10 साथियों को जूम मीटिंग पर बिठा लेंगे। ये अभियान हमें युद्ध स्तर पे चलाना है। युद्ध स्तर पे ये अभियान हम लोगों को चलाना है। तो ये बातें, और केंद्रीय कार्यालय को आर्थिक परेशानी से मुक्त करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो उसको युद्ध स्तर पर हम लोगों को उस पर काम करना है, ये है। और आगामी जो कार्यक्रम है, हमारे सभी जिम्मेवार साथी लिख लेंगे, है ना। 15 नवंबर को पूज्य बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। उस पे कुछ प्रोग्राम बना लिए जाएं आदिवासी बेल्ट में, और बहुत बड़े नहीं तो छोटे छोटे जरूर बना लिए जाएं। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो मुख्य मकसद है, वो है बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना। और मार्ग कौन सा होगा पैरों पे खड़े होने के लिए? तो मार्ग होगा धर्म का मार्ग। बुद्ध, फूले, साहू, जो हमारे 150 से ज्यादा संत गुरु हुए हैं, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारा ये मार्ग होगा। तो बात स्पष्ट हो गई कि बहुजन समाज को करीब प्रथम चरण में 100 करोड़ लोगों को हम लोगों को तैयार करना है। और उन्हें तैयार करने के लिए उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनके बीच में
आरबीएम की पकड़ कैसे मजबूत हो, उन लोगों तक आरबीएम को कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए ये संत गुरुओं की जन्म जयंती, पुण्यतिथि, ऐसे कुछ हैं तो उन पर हम लोगों को बात करनी है। तो 15 नवंबर स्वेच्छा से हमारे प्रेसिडेंट टीम एक बार समझ लीजिए, आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रेसिडेंट टीम का मतलब हो गया कि अध्यक्ष पद जो होता है वही वर्किंग पद होता है, वर्किंग पद, और वही पावरफुल पद होता है अध्यक्ष वाला, है ना। अब बाकी दूसरे लोग संस्थापक या दूसरे जो पद होते हैं, तो वो अध्यक्ष के द्वारा या सामूहिक रूप से जो तय किए जाते हैं प्रोग्राम, कार्यक्रम, तो उसके सभी सहभागी होते हैं, सभी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन एक टीम होती है, तो प्रेसिडेंट टीम। तो प्रेसिडेंट टीम में कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए, हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, हमारे मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हो गए, 10 हमारा जोन में बांटा है पूरे भारत को, तो 10 हमारे राष्ट्रीय महासचिव हो गए, और 10 हमारे राष्ट्रीय सचिव हो गए। इस तरह से कुल मिला के लगभग 25 लोगों की एक मजबूत टीम, एक्टिव टीम, जिनको कभी बात करनी हो तो आधे घंटे में, 1 घंटे में सारे लोग एक साथ हो जाएं, जूम पे हो जाएं, टेलीफोन पे हो जाएं, इंस्टाग्राम पे हो जाएं, कहीं भी हो जाएं। ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह से डिफेंस की ड्यूटी, मिलिट्री की ड्यूटी, आर्मी की ड्यूटी। तो प्रेसिडेंट टीम का ये मतलब है ना। और प्रेसिडेंट टीम कोई निर्णय लेने हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक ये मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, अ, बहुत जल्दी कोई मीटिंग कॉल करके और आपस में बातचीत करके डिस्कशन कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो इस समय इसका नाम प्रेसिडेंट टीम रखा गया है। तो ये समझे ही हैं आप। और 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का हम लोगों को जिला लेवल पर या संभाग लेवल पर जैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा ना करें तो 100-200-250 रुपए का बैनर बना के, और कहीं भी एक बिरसा मुंडा जी की बड़ी तस्वीर लगा के, और महापुरुषों की फूल माला, मोमबत्ती, अगरबत्ती, और 1 घंटे 2 घंटे की चर्चा, सेमिनार जैसी आयोजित करें। 20 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, दरी बिछाकर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी हो जाए तो कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। और जो सोशल मीडिया है अपना, उसके माध्यम से उसका हम पूरी ताकत के साथ प्रचार करें, और अखबारों में भी जहां जहां हम प्रोग्राम बनाएं, लोकल पेपरों में भी न्यूज दे दें कि भाई 15 नवंबर को पूज्य बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती फला जगह पे हम लोग मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, या विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से 26 नवंबर संविधान दिवस, इसको मैं समझता हूं कि संभाग लेवल पे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लें, 100-100, 150-150, 200-200 लोगों के बीच में कर लें। तो एक ये प्रोग्राम था। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस, इसको प्रत्येक जिले में हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से, हर कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से करना है। और इसलिए करना है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को समाज में स्थापित करना है, इसकी पहचान बनानी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरबीएम की, तो ये करना है। और दूसरा, 3 जनवरी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है, और हम लोग पिछले कई वर्षों से इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा कार्यक्रम हमको करना चाहिए 3 जनवरी को। ये कहीं भी हो जाए और इसकी बॉल पेंटिंग हो पूरे देश में, है ना। अ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हम लोग पहले से इसका प्रचार प्रसार शुरू करें। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और फिर हम लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या सरकारें हैं, तो इसको हम फिर सरकार को भी अ, अनुरोध करें कि भाई 3 जनवरी को शिक्षा का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाना चाहिए और माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और उनकी जीवनी को, माता फातिमा शेख की जीवनी को हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, है ना। इस प्रकार का एक प्रचार प्रसार हम लोगों को बड़े पैमाने पे करना है, तो इस पे विचार कर लिया जाए। बाकी धम्म सेवक संघ को तैयार करने के लिए तो ये एक 5 दिन का केंद्रीय कार्यालय पे हमारे युवा साथियों का प्रशिक्षण शिविर रहेगा। हम अपने राष्ट्रीय आचार्य जी इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से अनुरोध करेंगे, वो इस शिविर को लेंगे। तो कल मैंने मोबाइल में देखा था, तो 19, 20 और 21 ये 2-3 दिन कुछ है, छुट्टी है, कुछ अ, रमजान है, एक और कोई है, पूड़ी पूड़ी गुड़ई ऐसा कुछ है। तो हम लोग कर सकते हैं, इसे बना लेंगे, बात कर लेंगे कि 15 मार्च से 20 मार्च तक रख लिया जाए या 17 मार्च से 22 मार्च तक रख लिया जाए। 22 मार्च का शायद रविवार है, 21 मार्च का हमारा शनिवार है, तो इसकी डेट तय कर लेंगे। लेकिन ये होना है और प्रत्येक जिले से एक एक युवा साथी को आप लोगों को अभी से तैयार करना है, पूरा समय है ना। उम्र 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में उन्हीं को भेजना है। बाकी सीनियर साथियों को, पदाधिकारियों को नहीं आना, केवल युवा पीढ़ी को भेजना है आगे के लिए तैयार करने के लिए। ये है। और 11 अप्रैल और 14 अप्रैल ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। तो संयुक्त रूप से इसको भी हम लोग कहीं एक बड़े प्रोग्राम के रूप में मनाएं। और 14 अप्रैल को क्योंकि सब जगह प्रोग्राम होते हैं, लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो हम लोग इसको 11 अप्रैल को ही कहीं मना लें। तो इस प्रकार के कुछ बातों पर हम लोगों को अभी से डिसीजन लेना है। और दूसरा, जैसे लगभग 28-30 राज्यों के प्रतिनिधियों को भाग लेना था जो इस अधिवेशन में नहीं ले सके हैं। तो हमारे जो तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनका जो जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में लेना है। और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, उन पे किसी पे 3 प्रदेश हैं, किसी पे 4 प्रदेश हैं, किसी पे 2 प्रदेश हैं, तो उनको भी सक्रिय होना है और उसके लिए कोई कार्य योजना बनानी है हम लोगों को। तो उस पर चर्चा करनी है। और जो एक डायरी आप लोगों को दी गई है, तो उस पर बता दिया गया था। फिर 26 अक्टूबर को हम लोग 10-10 साथियों के साथ बैठेंगे। तो ज्यादा संख्या में बैठेंगे, आज तो ज्यादा संख्या में हम लोग नहीं हैं, केवल 138 लोग अभी जुड़े हैं। तो ये समझाया जाएगा। तो इस कुछ बातें हैं जिन पर हम लोग एक एक मिनट में अपनी बात रख लेंगे और फिर प्रेसिडेंट टीम इन्हें फाइनल कर लेगी, इसको अंतिम रूप दे देगी कि भाई हमें कब, कहाँ और कैसे करना है। तो योगेश गौतम साहब, जी सर। मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं।
दूसरा मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन का कोई टाइम निकालकर केंद्रीय कार्यालय पे आ जाएंगे, और ऑफिस की टीम हमारी और योगेश गौतम साहब के साथ बैठकर ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें आय और व्यय का कितना इनकम हुई और कितना खर्च हुआ उसका फाइनल हिसाब बना लेंगे, जिससे सारे साथियों को जिन्होंने सहयोग किया है उनको एक एक कॉपी भेजी जा सके अवलोकन के लिए। तो जी ये जी। मेरा निवेदन था, ये बातें मैंने आज की मीटिंग के लिए रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने हम सभी के समक्ष जो समीक्षा, जो रिपोर्ट है आज की, और भविष्य में आगामी कार्यक्रम को लेकर आपने जो बातें सभी के साथ साझा की हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं सभी अपने जो 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, एक तो बहुत सारे हमारे जो पदाधिकारी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, उन्होंने लगभग कार्यक्रम को बहुत याद किया होगा और उतना ही हमने भी उनको बहुत याद किया था। तो मैं जो उपस्थित थे साथी, उनमें मैं प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष सर को बुला ले स्टार्टिंग से। नहीं, मेरे ख्याल से आप नेशनल कोऑर्डिनेटरों से रिपोर्ट ले लो आज। जी जी। तो मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से माननीय शेषराव गांगुली साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आए और समीक्षा रिपोर्ट रखेंगे साहब आप। माननीय शेषराव गांगुली साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, और बहुत सारे साथियों ने अपने माइक स्विच ऑफ, सॉरी, वीडियो स्टॉप कर ली है, बंद कर ली है। तो आप मीटिंग में हो तो मीटिंग में दिखने चाहिए, तो आप अपने ओपन कर लें, फिर उसके बाद आधे घंटे तक मीटिंग चलेगी और उसके बाद आप अपने काम कर सकते हैं। तो मैं माननीय शेषराव घागले साहब से अनुरोध करता हूं, अपने माइक को अनम्यूट करें साहब, और अपनी बात रखेंगे। सर्वप्रथम माननीय, हेलो। जी सर, ओपन हो गया सर। मैं अभी दवाखाने में आया हूँ रिसर्च को लेके। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से बैठ के ही बता सकता हूँ। जी, अगर सभी कोई माँ। प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है सर, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हाँ नहीं, बात तो रखेंगे, बात की क्या है, बात तो जो किया है वो तो रखना पड़ेगा। मैं अभी दवाखाने में आया था मिसेस को लेके, जी इसलिए सर। मैं वो दूसरे दवाखाने के बाहर बैठा हूँ। मिसेस अंदर है। अ, सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को अभिवादन, तथागत बुद्धों को नमन। और आज सभी राज्यों से सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। करीब करीब 140 सब लोग आ चुके हैं। और अभी अभी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने जो आपके सामने प्रोग्राम पूरा रख दिया है, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल टीम जो है सलाह मशवरा करेगी। और अच्छे से अच्छे तौर तरीके से सूझबूझ के साथ हम लोग ये प्रोग्राम को, आने वाले सभी जो जो बताए गए हैं, दो बड़े प्रोग्राम साहब ने बताए हैं, तो दोनों बड़े प्रोग्राम के ऊपर अच्छे से विचार मंथन होगा। और बड़े शहरों में, राज्यों के बड़े शहरों में ये दोनों प्रोग्राम बड़े पैमाने पर करने का जो संकल्प साहब ने रखा है, अ, वो प्रोग्राम मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सावित्री बाई फुले जी का जो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम तो बड़े शहर में बड़े पैमाने पर रखने की सारे राज्यों के लोग वहाँ सम्मिलित होंगे। और ये सही सर ने रखा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम नहीं लेता। तो ये लेना चाहिए और लेंगे, हम लोग सभी मिलके इस पर चिंतन करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग
सर ने बताया था कि अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि 11 तारीख को आप लोग आगरा में आ जाइए, ताकि हम हम सब लोग मिलकर कल से क्या कैसे कैसे प्रोग्राम करना, क्या करना है, इसके ऊपर बैठक करेंगे। लेकिन कुछ लोग कुछ कारणवश आए नहीं है या जानबूझकर आए नहीं है, जो भी होगा, जैसा भी उनकी मजबूरियां होंगी। लेकिन एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब ने अगर एक बार आदेश दे दिया तो बड़े बड़े से बड़े मुश्किलों के बाद में भी लोग वहां पहुंचते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, अनुभव किया है। इसलिए पहले ही अपनी जो पंचशील की पहली गाथा है उसमें झूठ नहीं, ये पहले बताया गया है। लेकिन अभी भी लोग झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, कोई सही अगर मायने पर किसी की मजबूरी होगी, जैसे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं पहुंच गया, ऐसे काफी सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं होंगी। जैसे हमारे वो भालेराव जी जो है एडमिट थे, तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो एडमिट होने के बाद में कैसे आएगा। जो चलता फिरता इंसान है वो भी कुछ बहाने बना के नहीं आता है, और इस मिशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अध्यक्ष जी को या संस्थापक अध्यक्ष जी को निर्णय लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और उसके बाद जो आर्थिक सहकार्य करने की बात आती है वो भी उस पैमाने पर हो नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं है और पैसा भी भेजते नहीं है। तो पैसा तो जिन्होंने जो जो बुक्स दिए गए हैं, जो जो राज्यों के होंगे उन्होंने अपने अपने राज्यों से कलेक्शन करके तो जल्दी से जल्दी सेंट्रल ऑफिस में भेजे। और वहां पर फिर इसका ब्यौरा होगा आय व्यय की, जो अभी अभी साहब ने बताया वो सारा तय हो जाएगा और सबको एक एक कॉपी उसकी दी जाएगी। और जो भी पैसा बचेगा या कम होगा वो सारा ब्यौरा आपके साथ होगा, और उस पैसे का क्या किया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। ये सारा नीट एंड क्लीन अपना काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का होता है। इसी ध्येय उद्देश्य के साथ हम लोग सब जुड़े हैं। तो 19वां जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में सारे राज्यों के लोग जो जो सम्मिलित हुए थे उन लोगों ने अपनी अपनी बातें वहां रखी, और आगे के प्रोग्राम के लिए कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो सारे बातों के ऊपर मंथन हुआ। और कुछ गाइडलाइंस भी साहब ने दी गई, 18 मुद्दे भी दिए गए थे। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी, कुछ लोगों ने नहीं रखी, कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा। जो भी है समझने की कोशिश करे, ताकि कोई भी यहाँ आने वाला व्यक्ति जो है तो मेरे ख्याल से सावित्रीबाई फुले जी के, महात्मा फुले जी के आशीर्वाद से कुछ तो पढ़ा लिखा जरूर है, और वो बात को समझकर उस तरह से बीती हुई जिंदगी या अभी बची हुई जिंदगी उसको अच्छे कामों में लगाए। ये मेरी सबसे विनती है, क्योंकि बाद में कोई पूछने वाला नहीं जाने के बाद। इसलिए ये एक कारवा जो महापुरुषों ने, बाबा साहब ने, माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ तक लाया, और वो कारवा अभी आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप हमारी सब लोगों की है। और जब तक ये कारवा उस मुकाम तक नहीं पहुंचता तब तक हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक आप चल फिर सकते हो, काम कर सकते हो, बाबा साहब की अनुकंपा से जो पैसा आपको मिला है, जो नौकरियां मिली है, उसमें से जो आर्थिक सक्षमीकरण आपका हो चुका है उसमें से 10% या 10वां हिस्सा आपको खर्च करना है आपके खुद के लिए और मिशन के लिए, धम्म के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। जिस केंद्र से हमें गाइडलाइंस मिलती है उस तरह का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये मैं मेरे राज्यों से, मेरे राज्यों के जो सुनने वाले लोग अभी जुड़े होंगे उन लोगों को भी विनती करता हूँ, बाकी राज्यों के जो लोग होंगे उनको भी विनती करता हूँ। तो सब मिलके जो बात 19वें अधिवेशन में हम लोगों को डिस्कस करने को मिली, सारे राज्यों के पदाधिकारियों के द्वारा या नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा, संस्थापक अध्यक्ष जी ने जो जो वहाँ पे बातें बताई गई थी उन बातों पे बड़ा मंथन हुआ। उसके बाद में साहब ने अच्छे लहजे में सबको समझाया,
कुछ डांटा। कुछ डांटने का मतलब यही था कि आप लोग सही तरीके से काम, और अगर दर्द हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को हट के, मतलब माननीय कांशीराम साहब ने, बाबा साहब ने, सारे महापुरुषों ने हटकर काम करके बताया। तभी मनुवादी इस रास्ते से अलग हटकर रह गए थे। लेकिन हम लोग अगर उसी रास्ते पर चल के, उनके रास्ते पर चल के, मनुवादी के रास्ते पर चल के